Good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन इस पे चल रहा है। निविलियन हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप में लेके चलता हूँ। अभी तक हमने सॉल्यूशन के बारे में समझा, सॉल्यूशन होते क्या है, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। हमने फिर बात की कि सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन कौन सी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी। ठीक है ना। वो हमने करी। हमने मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब हमने की। उनके भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और फिर हमने स्टार्ट की सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब कोई सॉल्यूट, कोई विलय, है ना, विलायक में किस तरीके से सॉल्युबल है, किस तरीके से घुलता है, ये चीज हम कर रहे थे। और हम समझ रहे थे उसको कि भाई हम सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ये हमने समझा था। फिर हमने बात की कि क्या हर एक जो सॉलिड्स है वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होते हैं, है ना। क्या हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिसॉल्व हो पाता है, ये हमने बात की थी। हमने देखा था कि भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो एक जैसे होते हैं समान, वो समान में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, है ना। असमान एक जैसे नहीं आपस में डिसॉल्व होते हैं। जैसे हमने बोला NaCl वाटर में डिसॉल्वेबल है, लेकिन जो नैप्थलीन है वो वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं है, लेकिन नैप्थलीन आपका बेंजीन में डिसॉल्वेबल है। इसी तरीके से NaCl बेंजीन में डिसॉल्वेबल नहीं है। तो पोलर जो सॉल्यूट होंगे दैट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट आपके डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये हमने बात की थी। और हमने फिर बात की थी कि क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं जो इनमें इस्तेमाल होते हैं। हमने बोला टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर एक फैक्टर है कि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, प्रेशर से सॉल्युबिलिटी में क्या होता है ना। फिर हमने बात की थी कि गैसेस, जो गैसेस का सॉल्युबिलिटी होती है वो लिक्विड में किस तरीके से होती है। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पिछले वाले भाग में। आज इसी से आगे चलते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे, है। और इसी में हमारा एक बहुत ही फेमस लॉ भी आया था जो हेनरी ने दिया था, हेनरी लॉ, है ना। उसके कुछ एप्लीकेशंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ठीक है ना। क्लास 12th का है केमिस्ट्री। ठीक, चलिए ये हमारे पास है। और आज हमने क्या करना है बच्चों, जो गैसेस होती हैं, है ना, गैसोस, जो गैसेस की द्रव्य में विलय, है ना, यानी गैसों की द्रव्यों में विलयता, गैसों की द्रव्य में विलयता, यानी गैसेस आपके किस तरीके से लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं। ठीक, गैसेस लिक्विड में किस तरह डिसॉल्व होते हैं, क्या डिसॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इस तरीके से आप इसको लिखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, आज हमें ये करना है। ठीक,
तो मैंने बताया था कि बहुत सी जो गैसेस होती है वो क्या हो जाती है, जल में घुल जाती है, इजिली क्या होती है, जल में घुल जाती है। और जैसे कि आप देखते हैं कि ऑक्सीजन जो जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है ना। ऑक्सीजन जल में क्या होती है, बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा है ये एक्वेटिक एनिमल्स को फायदा देती है, उनको जीवित रखती है। दूसरी ओर जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो जल में क्या है, अत्यधिक घुलनशील है ना। अत्यधिक सही, ऑक्सीजन क्या है, जल में कम घुलनशील है। हाइड्रोजन क्या है, जल HCl क्या है, अधिक घुलनशील है। तो गैसों की द्रव्य विलेयता ताप और दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। जो गैसों की विलेयता है, जो गैस जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो टेम्परेचर और प्रेशर से क्या करती है, काफी इफेक्ट करती है। तो दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। अगर आप दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो गैसों की जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना, इंक्रीज कर जाएगी। इस तरीके से मेरे पास क्या है बच्चों, अब दिखाता हूँ आपको। ठीक, हमारे पास कुछ ये हैं। ये हमारे पास ए, इसको ले लेते हैं ए, ये आपके पास हो गया बी। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे एक पिस्टन है W1, ठीक है, और यहाँ पे 3 पिस्टन है, 1 2 और 3, W1 W2 W3, 3 पिस्टन है आपके पास, और इसमें क्या है, एक ही पिस्टन। ठीक है, हम इनको सेपरेट कर देते हैं गैसेस को लिक्विड से, है ना। गैसेस को लिक्विड से हम सेपरेट करते हैं। ये मैंने सेपरेशन कर दिया, ठीक है ना। आ, अब आप देखेंगे ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि फिगर बी में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, 2-3 पिस्टन होने की वजह से। और ए में कम प्रेशर लगाने से मॉलिक्यूल्स कम आपको दिख पा रहे होंगे, है ना, कम दिख पा रहे होंगे। ये आपके पास फिगर है बच्चों, एक ए है एक बी है। चित्र जो आपका ए है उसमें गैसों के विलयन का हमने क्या लगाया है, हमने जो गैसों के विलयन के एक निकाय का पी ताप एवं टी ताप पर अध्ययन हमने किया, जिसका निचला भाग आपका विलयन है और ऊपरी भाग आपका गैस है। जो नीचे वाला भाग है ना, जो आपका ग्रीन ग्रीन लाइट से सेपरेट है, तो अपर वाला पार्ट क्या है, गैस वाला है। लोअर वाला पार्ट क्या है आपका, लोअर पार्ट आपका क्या है, वो आपका क्या है, लिक्विड है ना। अपर वाला पार्ट गैस है, लोअर वाला पार्ट आपका लिक्विड है। हमने माना कि ये निकाय गतिक साम्य अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो इस परिस्थिति में जो गैसीय कण के विलयन में जो जो गैस कणों के जो गैसीय कणों के विलयन में जाने एवं उसमें निकालने की गति क्या समान है। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपके गैस के लिक्विड में जा रहे उतने ही बाहर भी आ रहे। इक्विलिब्रियम में है ना, हमने बोला कि ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम में है। जितने गैस के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे उतने ही गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड से क्या जा रहे, बाहर आ जा रहे। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं। हमने क्या करा, अभी दाब बढ़ाया, क्या करा, प्रेशर बढ़ाया हमने पिस्टन की मदद से। तो इससे विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी, है ना। उससे क्या होगा, जो विलयन के ऊपर यानी जो लिक्विड वाला पार्ट है उसके ऊपर, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन वाले पार्ट के ऊपर गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई, है ना, वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और गैसीय कणों की विलयन की सतह पे प्रवेश करने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक कि नया साम्य स्थापित न हो जाए। अतः विलयन पर दाब
बढ़ाने से गैस की विलेयता बढ़ जाती है। अगर आप इसमें दाब बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो सर्वप्रथम गैस की जो गैस की विलायक में विलेयता, यानी गैस की विलायक में, यानी जो लिक्विड गैस की सॉलिड में जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना। सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं। किसने दिया था बच्चों, हेनरी ने दिया था, जिसे हम हेनरी नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि दाब बढ़ाने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो इंक्रीज कर गई। प्रेशर को बढ़ाने से, आपने देखा यहाँ पे पिस्टन से प्रेशर को बढ़ाने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से जो सॉल्युबिलिटी है यानी विलेयता है वो भी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज कर जाती है। सॉल्युबिलिटी विलेयता आपकी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है ना। सॉल्युबिलिटी विलेयता आपकी इंक्रीज इस तरीके से कर जाती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आए थे बच्चों, सबसे पहले आपके पास हेनरी ने आपका एक लॉ दिया था। क्या किया था बच्चों, हेनरी ने आपका लॉ दिया। हेनरी का लॉ क्या था, हेनरी ने आपका नियम दिया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव्य अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, गैस के समानुपाती होती है। यानी जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, किसी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी आपकी क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की। तो हेनरी का नियम, सबसे पहले हम हेनरी नियम लिखते हैं। हेनरीज लॉ, है ना, हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid is directly proportional, is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface. Partial pressure of that gas above liquid surface, above liquid surface। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से कंटेनर है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या बच्चों, कंटेनर है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, लिक्विड सरफेस है। ठीक है, ये लिक्विड है और हमारे पास क्या है, कुछ गैसेस है लिक्विड सरफेस के ऊपर, गैसेस है। एक जैसे ऑक्सीजन है आपके पास, एक आपके पास नाइट्रोजन है ना। इस तरीके से आपके पास एक हम मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बोल रहा, तो वो गैस, हेनरी लॉ क्या बोलता है, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। कोई गैस लिक्विड में soluble कितनी होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। जितना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबल है। जिस गैस को कितनी गैस जितनी डिजोल्व होगी, जितना ज्यादा उसका क्या होगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर होगा। जितना ज्यादा क्या होता है, उसका पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है ना। अरे आपको बात समझ में, तो हेनरी ने भी ये कहा था, हेनरी ने ये कहा था आपका स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। यानी पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के क्या है, पार्शियल प्रेशर के आपके इक्विवेलेंट है ना। पार्शियल प्रेशर के क्या है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाल्टन जो हेनरी के समकालीन थे ने भी स्वतंत्र रूप से यह निष्कर्ष निकाला था कि किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता
गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है ना। डाल्टन ने भी क्या बताया था, ये डिस्कस किया कि किसी भी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता, कोई द्रव्य विलयन ले लो आप, लिक्विड सॉल्यूशन ले लो, और उसमें अगर गैस की जो विलेयता है वो गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो अगर आप विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि भाई किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा दूसरा क्या चीज, अगर हम क्या करें, अगर हम किसी विलयन में गैस के, हम कोई विलयन है हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें गैस का जो मोल अंश है, गैस का जो मोल फ्रैक्शन है ना, उसे हम विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती माने। समझ रहे मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी विलयन में गैस का जो मोल अंश है, गैस का जो मोल अंश है उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके समानुपाती है, आपके पार्शियल प्रेशर के क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर किसके समानुपाती हो जाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन के, है ना, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती हो जाएगा। अगर आप आंशिक दाब लेते हैं पी तो उसके समानुपाती हो जाएगा। तो हो क्या होगा, क्या कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। हम ये तो कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना, अगर अगर हम क्या करें, अगर हम विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा, यानी P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो जो P है वो आपका, हम इस ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटाएंगे और इसको किससे डिनोट करेंगे, KH से, और यहाँ पे आपका X आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहाँ पे की मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहाँ पे ये जो KH है, KH आपका स्टैंड करता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। KH आपका क्या है बच्चों, KH आपका क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। KH आपका हेनरी स्थिरांक है, KH क्या है बच्चों, हेनरी स्थिरांक है। यदि हम गैस के आंशिक दाब एवं विलयन में गैस के मोल अंश के मध्य आरेख खींचे तो हमें, अच्छा अब ये समझ आया आपको कि आपका हेनरी लॉ क्या है ना। अगर आपके पेपर में अगर आता है तो आप इस तरीके से हेनरी लॉ को डिफाइन करके ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। KH क्या है बच्चों, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। KH क्या है आपके पास, हेनरी कांस्टेंट है। तो जो KH है, KH वो आपका, पहले तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, एक हम आरेख, एक ग्राफ, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पार्शियल प्रेशर और आपका मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है ना। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया और इधर आपका पार्शियल प्रेशर हो गया गैस का। इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके बीच में जब आप इसके बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, क्या आती है, ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती है ना। स्लोप आता है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन आती है, स्लोप आता है आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या आता है बच्चों, स्लोप आता है थीटा, इस तरीके से स्लोप आता है थीटा, और जो थीटा हो जाएगा आपके, जो स्लोप है वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। स्लोप किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। स्लोप आपका टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और टेन थीटा क्या होता है बच्चों आपका टेन थीटा सभी को पता है, क्या आपने टेंथ में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये देखिए टेन क्या है बच्चों आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों आपके पास, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर पार्शियल प्रेशर है, और बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास आपका मोल फ्रैक्शन है ना। बेस आपके पास क्या हो गया, आपके पास बेस आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा, है ना। ये हाइपोटेन्यूज है आपकी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास, पार्शियल मोल फ्रैक्शन, है ना। और आपने पीछे देखा
ये रिलेशन देखा कि P पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ से अगर आपको KH की वैल्यू निकालनी है, KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P अपॉन आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये स्लोप किसके बराबर आ गया आपके पास, KH के बराबर, हेनरीज कांस्टेंट के बराबर, है ना। स्लोप किसके बराबर आ गया आपके पास, KH के बराबर, हेनरी के बराबर, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब जो KH है, ठीक है ना, KH वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। ये जो KH है बच्चों, ये जो KH है, ये डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। गैस और आपका जो विलायक है, उन दोनों पे आपका KH क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। इस हिसाब से KH की वैल्यू कम ज्यादा होती है, इस हिसाब से KH की वैल्यू बच्चों क्या होती है, कम ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से KH की वैल्यू क्या होती है, कम ज्यादा होती है। तो समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भी क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है। अगर आप समान ताप लेते हो, सेम टेम्परेचर लेते हो, तो सेम टेम्परेचर पे अगर अलग अलग गैसेस है, सेम टेम्परेचर में अलग अलग गैसेस का मान भी क्या होगा आपके पास, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि KH का जो मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो KH है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है ना। नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर क्या करता है, KH डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक हमारे पास अलग अलग गैसेस की, डिफरेंट गैसेस की KH वैल्यू में एक सेम टेम्परेचर में आपके पास लेके आऊंगा, जिससे कि आप फिर इजीली हम उसको और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आज समय के अभाव के कारण इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना कि जो हेनरी का नियम है किस तरीके से लागू होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में, है ना। और इसी से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो भी हेनरी लॉ इसमें काफी मददगार साबित होता है कि जो ऑक्सीजन है कैसे वाटर में डिसॉल्व होती है ना। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो अंडर वाटर जाते हैं, उसमें भी हेनरी का एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है। आपके जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उसमें भी हेनरी नियम का एक बड़ा ही एप्लीकेशन है। तो मेरे ख्याल से आज आपको जितना मैंने पढ़ा है हेनरी लॉ, ग्राफ से द्वारा समझाया कि स्लोप किस तरीके से हम निकालेंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम अगले भाग में हम इससे आगे बात करेंगे कि कैसे जो KH है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। आपको अलग अलग वैल्यूज दिखा के, है ना, KH की वैल्यूज दिखा के, और वहां पे उस द्वारा आपको समझा जाएगा, फिर एप्लीकेशंस भी आपको बताई जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।